दोस्तों स्वागत है आपका फ्लैशबैक में। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव और इस हफ्ते 16 मार्च को बर्थडे है जाने माने अभिनेता राजपाल यादव की। आप सुनिए मेरा एक पुराना इंटरव्यू जो मैंने उनसे लिया था 2008 में और लुत्फ लीजिए उनकी बातों का। और हम सब एक बार उन्हें हैप्पी बर्थडे कहते हैं, जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हैं। तो आप इंटरव्यू सुनिए, लेकिन प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट पर भी ध्यान दीजिए, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव और आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। और इस हफ्ते हमारे मेहमान है एक बहुत ही स्पेशल व्यक्ति, एक बहुत ही खास शख्सियत जो देखने में छोटे कद काठी से हैं, काफी एवरेज, लेकिन है बहुत ही टैलेंटेड। और अपने इस टैलेंट के दमखम पर ही वो बन गए हैं आज अपनी ही किस्म के एक जबरदस्त स्टार, एक जबरदस्त सितारे। जी हाँ, इस हफ्ते हमारे मेहमान हैं द वेरी स्पेशल राजपाल यादव। थैंक यू राजपाल यादव। थैंक यू सर, थैंक यू। आप हमारे शो में आए। ये बताइए कि शाहजहांपुर से मुंबई जी कैसा सफर रहा दोस्त? नहीं, बहुत अच्छा, बहुत ही थ्रिल्ड, अच्छा, रोमांचक, अच्छे अनुभव हुए, अच्छा सीखने को मिला, बहुत सारे लोगों की मेंटालिटी को पढ़ने का मौका मिला, मज़ा आया। क्या बात है, मेंटालिटी पढ़ने का मौका मिला। और आपने तो कॉलेज में बायोलॉजी पढ़ी थी, तो उसकी भी कुछ मदद मिलती है, सब मेंटालिटी, मानसिकता, नहीं प्रवृत्ति समझने में, या यहाँ भी फ्रॉग वगैरह का डिसेक्शन करते हैं? नहीं, वो दूसरा जॉब था, लेकिन उसमें मैं फिट नहीं था, इसलिए शायद वो फील्ड छोड़नी पड़ गई। नहीं, फिट तो बहुत थे, हमने सुना है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पास हुए, सरकारी नौकरी भी करी बाकायदा। हाँ, वो तो सब जीवन का एक हिस्सा रहता है, लेकिन वो सब भी साथ में चलता रहा तो उससे जजमेंट करने में बहुत फ़ायदे मिले। लेकिन जहाँ भी जैसे भी पहुँचा अच्छा है। नहीं, वो तो हम भी मानते हैं, वो तो कई लोग मानते हैं कि जैसे पहुंचे अच्छे है, लेकिन डर तो लगा होगा बॉस की एक पक्की नौकरी थी, जैसी भी थी। हाँ। सरकारी मुलाजिमत, पक्की तनख्वाह, और अपन चल दिए शाहजहांपुर से और उधर घूमते घामते एक्टर बनने। लोगों ने कहानी कहाँ जा रहे हो? कभी भी घूमते घामते कभी भी, क्योंकि ज़िंदगी में बहुत खेल किए, लेकिन ज़िंदगी से कभी खेल नहीं किया। हमने कभी भी एक कदम भी नहीं रखा जब तक हमने उसके बारे में सोचा नहीं, उसको देखा नहीं, उसको जांचा परखा नहीं। जब थिएटर ज्वाइन किया था पहली बार, तो तब भी एक्टिंग ही करूँगा ये भी डिसाइड नहीं किया था, लेकिन उसी समय पॉलिटिक्स की भी ट्राई कर रहा था कि पॉलिटिक्स में जाना है। और एक टीचर और सबको आसपास लोगों को ऐसा लगता था कि डॉक्टर बनूंगा, क्योंकि बायोलॉजी पढ़ रहा हूँ। और उधर ये ट्रेनिंग भी, क्योंकि मानव संसाधन, ये भारत सरकार रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आती है ये सर्विस, ऑर्डिनेंस डिपो, ऑर्डिनेंस क्लोथिंग फैक्ट्री। तो इसमें लगभग 16,000 आदमी काम करता है और बहुत अच्छा फ्यूचर है उसमें सबका। लेकिन इन सब चीज़ों में जब पॉलिटिक्स भी ऐसा लगा कि नहीं राजपाल, ये आपके लिए फील्ड नहीं है। बायो में भी मुझे नहीं लगा कि मैं बहुत अच्छे से सरवाइव कर सकता हूँ। लेकिन जब थिएटर का पहला शो हुआ और उस समय जो तालियां और जो रिस्पांस मिला, तो मेरे मन में आया कि शायद ये फील्ड है कि जिसमें मुझे भी जितना अच्छा लगा उतना ही ऑडियंस को भी अच्छा लगा। तो वहाँ से फिर मैंने प्रॉपर थिएटर की पढ़ाई करने के बाद में पहला नाटक था बड़ा, जिसमें मेन रोल करने का मौका मिला था, अंधेर नगरी चौपट राजा। वहाँ से डिसाइड कर लिया था कि अब तो प्रॉपर फिर ग्रेजुएशन किया। ग्रेजुएशन के बाद में फिर BNA लखनऊ, 2 साल वहाँ पढ़ाई की थिएटर की, और फिर राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय नई दिल्ली 3 साल दिल्ली में पढ़ाई की। और लखनऊ में भी लगभग 200-300 लोग, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। जी, मतलब एक्चुअली में, माफ़ कीजिए आपको रोक रहा हूँ, लेकिन सच में बहुत ही फोकस्ड, सोचा समझा निर्णय। हाँ, इसमें कोई कभी भी कि अगर अभी मान लिया 90 फिल्में करने का मौका मिल गया, लेकिन अगर ये फिल्में भी नहीं मिलती तो एक्टिंग ही करता, चाहे वो होटल्स में करता, चाहे सड़क पे करता, चाहे स्टेज पे करता, लेकिन एक्टिंग को कभी नहीं छोड़ता। ये बात लगभग 89 में डिसाइड हुई थी। तो उसके बाद जंगल तो 2001 में रिलीज़ हुई, लेकिन ये 11 सालों में एक्टिंग ही की और एक्टिंग ही करता, कि मतलब अब जीना है तो एक्टिंग में, मरना है तो एक्टिंग में। तो उसकी प्रॉपर जो भी सीढ़ियाँ हैं उनको पहले क्रॉस करना बहुत ज़रूरी है। बहुत अच्छे, मतलब हमने कई लोगों से संघर्ष की बातें सुनी है अपने इस प्रोग्राम में, लेकिन आपने एक सोचा समझा संघर्ष किया और एक दिमागी पूरे अपने घोड़े खोल के समझदारी के साथ आगे बढ़े। तो पहला ब्रेक कैसे मिला?
कैसे हुई शुरुआत फिल्मी करियर हमारे की? ब्रेक के साथ बड़ी फनी चीज़ें हुई। ये थिएटर किया तो थिएटर में पहला 2-3 लाइन का ही सीन मिला मुझे, तो 2-3 साल के अंदर मुझे थिएटर में मुख्य भूमिकाएं मिलने लगी थी। फिर मैं सीरियल में आया तो एयरबडल जेल के पीछे पहले दिन पहला सीन, एक ही सीन हुआ 2-3 लाइन का, वो भी एक सीरियल का सीन था। तो 1 साल के अंदर मुंगेरी के भाई नौरंगी लाल प्रकाश झा जी ने बनाया, आई वॉज प्लेइंग एज नौरंगी। फिर उसके बाद में जब हमें फिल्मों में जाना था तो अगेन हमारी एक सीन से शुरुआत हुई, शूल। वो 2-3 लाइन का ही सीन था, लेकिन ऑन द स्पॉट जो है वो 1.5 पेज का बन गया। और उसके बाद में रामू जी ने वो देखा सीन, वो बहुत इम्प्रेस हुए। फिर उन्होंने जंगल दी, बहुत सारी, आज 15-17 फिल्में कर चुका उनके साथ। फिर अभी 2007 में लगभग धीरे धीरे करते करते अब 5-6 मुख्य भूमिकाओं की फिल्में हैं। तो हमेशा एक सीन से शुरुआत हुई, धीरे धीरे 2 सीन 3 सीन, पॉजिटिव नेगेटिव कॉमिक, हर तरीके के स्वाद चखने को मिले और फिर धीरे धीरे एक प्लेटफॉर्म अच्छा बना, कह सकते हैं। क्या है कि बेस बनाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप कोई गोल करने के मूड में हो, डायरेक्ट आप वो सोच रहे हैं कि बॉल को मारते चले जाएंगे और सीधे गोल पे जाएगी, ये तो दुनिया का कोई भी प्लेयर करिश्मा नहीं कर पाया। जब हमेशा आज आपको गोल पे लेके जानी होती है बॉल, तो पहले आप उसका बेस बनाते हैं, एक दूसरे प्लेयर से बॉल शिफ्ट करते हैं और फिर एक दूसरे को आंखों ही आंखों में वो अच्छी केमिस्ट्री बिठाते हैं, देन आप गोल की तरफ बढ़ते हैं। कोई पान की दुकान भी खोलता है तो उसको 2 साल अपने कस्टमर बनाने में लग जाते हैं। सबसे अच्छा उदाहरण आप देखें कि अगर आपको गाड़ी चलानी है और लाइसेंस आप बनवा लें तो वो तो पैसे दे के भी बनवा सकते हैं, लेकिन ड्राइविंग सीट पे तो आपको बैठना पड़ेगा। सही बात है। और आपने नियम तो सीख लिए कि जब रेड सिग्नल हो तो गाड़ी रोक लेनी है और ग्रीन सिग्नल हो तो गाड़ी लेके जानी है, लेकिन बीच में कुत्ता कब आएगा, कब स्कूटर आएगा, कब ब्रेक लगाना है, ब्रेक लगाना है, ये तो सब आपकी प्रैक्टिस में जाना चाहिए ना। कि लाइसेंस लेने से आप तो ड्राइवर तो नहीं हो जाते। इतनी बात करते हैं फिल्म इंडस्ट्री की कि साहब यहाँ पे बड़ा आवश्यक है कि कोई आपका गॉडफादर फिगर होना चाहिए या कोई ऐसा जना होना चाहिए कोई संरक्षक का रोल अदा करे। जैसे आपने अभी कहा आपको 17-18 पिक्चरें आप राम गोपाल वर्मा के साथ कर चुके हैं, तो क्या आप उनको इंडस्ट्री में अपने गॉडफादर की तरह देखते हैं? 15-17 फिल्में करने का मौका मिला है, लेकिन वैसे तो 90 फिल्में करने का मौका मिला है, तो 75 तो इंडस्ट्री में ही करने का मौका मिला, ये भी कह सकते हैं। और जहाँ तक रामू जी की बात है तो उनको आप गॉडफादर की उपमा दें या क्रिएटिव गॉडफादर की दें या एक शिक्षक के रूप में दें, जो कंटिन्यूटी हमारी 2000 में बनी थी उनके साथ में, जिस तरीके की ट्यूनिंग बनी थी, वो आज की डेट में उससे भी अच्छी ट्यूनिंग है। क्योंकि रामू जी ने एक हमारे जैसे एक्टर पे हर तरीके एक्सपेरिमेंट किए कि उन्होंने जंगल में नेगेटिव रोल दिया, तो प्यार तूने क्या किया में एकदम एक कॉमिक सिचुएशन का कैरेक्टर था। फिर मैं माधुरी दीक्षित बनना चाहती हूँ मेन लीड। तो जितने एक्सपेरिमेंट थे जो एक अभिनेता के ऊपर होने चाहिए, जिसकी वजह से लोगों को पता लगे कि ये आदमी ये भी कर सकता है, ये भी कर सकता है, ये भी कर सकता है, तो उसका सारा क्रेडिट जो है वो मिस्टर राम गोपाल वर्मा जी को जाता है। तो अभी तक जो भी इंडस्ट्री में बड़ा आभार व्यक्त करता हूँ पूरी इंडस्ट्री का, कि जिन्होंने हमेशा वैरायटी भरे रोल दिए, क्योंकि नहीं तो अपने आइटम एक्टर बदलते देर नहीं लगती। एक एक्टर आता है और वो एक दूसरी तीसरी परफॉर्मेंस में आइटम एक्टर हो जाता है, और फिर चौथी फिल्म में सबको मालूम होता है कि ये आया है तो ये करेगा, ये इसका गेटअप होगा, ये इसके बोलने का स्टाइल होगा, ये इसका ये स्टाइल होगा। इसी में एक्टर फिर चाहे 100 फिल्में करे चाहे 200 फिल्में करें। हमारा सिर्फ यही कि कद काठी, हाव भाव और लोगों के सामने मैं किस तरीके से दिखता हूँ, क्योंकि अगर आम सड़क पे मिल जाए तो मुझे नहीं लगता हमारे अंदर कोई ऐसा भी भाव आता है जिसकी वजह से आपको मैं एक्टर दिख जाऊं। मैं यही पूछना चाह रहा था कि जो बात आप इतनी बेबाकी से कह रहे हैं और इतने मुक्त भाव से कि सड़क पे अगर आप चल रहे हो या चल रहे होते आप तो सब पहचान जाएंगे, कम से कम मैं तो पहचान जाऊंगा और बहुत चाहने वाले पहचान जाएंगे, पूरा कंट्री बहुत प्यार करता है ना। हाँ, तो बहुत लोग पहचान जाएंगे। लेकिन वैसे अगर एक राजपाल यादव जैसा कोई दूसरा आदमी चल रहा हो तो उसको शायद कोई एक बार ज्यादा घूम के नहीं देखेगा, क्योंकि जैसे आम भारतीय है, करोड़ों की तादाद में उस तरह के लोग हैं, तो इतनी ऑर्डिनरी प्रेजेंस
को इतनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी शख्सियत में तब्दील करना, एक्टिंग का कमाल। लेकिन एट द सेम टाइम कहीं कोई नुस्खा होगा, कोई और भी मंत्र सवेरे उठ के बोले होंगे कि नहीं, कोई कुछ ना कुछ खेल किया होगा। पूजा में बहुत विश्वास करता हूँ और सबकी दुआओं में बहुत विश्वास करता हूँ। सबसे ज़्यादा इंसानियत, बहुत ज़्यादा, कि आपका व्यक्तित्व, आपका जो व्यवसाय और आपका व्यक्तिगत, तीनों चीज़ें व्यक्ति से बनती हैं। बोलते हैं ना, पर्सनालिटी और प्रोफेशन, जो चीज़ सेकेंडरी है, बेस आपका पर्सन है। उस पे हमेशा काम करते हुए कितने कूल काम रह के आप अपने काम को अंजाम दे सकते हैं अच्छी तरीके से। और इस बात की कोशिश थी। मुझे मेल लीड करने का कभी सपना नहीं था, आप बिलीव करिए। ना ही मुझे छोटा रोल करने का सपना था। सपना मेरा था कि कितना अच्छा कैरेक्टर मिल सकता है, वो कैरेक्टर अगर अच्छे से आ गया तो उस कैरेक्टर से कितने और अच्छे कैरेक्टर मिल सकते हैं, ये दैट वाज द मोटिवेशन। बिलीव करिए कि मैं अभी भी बोल रहा हूँ कि ना तो मैं स्टार होना चाहता हूँ, ना ही मैं कलाकार होना चाहता हूँ, लेकिन ज़िंदगी भर एक चीज़ कभी नहीं छोड़ना चाहता, कला का विद्यार्थी के रूप में रहना चाहता हूँ। और उससे क्या होता है, एग्ज़ाम का डर होता है, और डर रहता है तो आपको कुछ करने की, बेहतर परफॉर्मेंस देने की इच्छा बनी रहती है। उससे पहले जो बात कर रहे थे, बस उसकी थोड़ा सा चर्चा और करूँगा, कद काठी की और प्रेजेंस की, और फिर जिस तरह से आपने अपना करियर बनाया है। मेरा जो पूछने का अभिप्राय या इंटेंशन थी वो ये कि जैसे मैं, मेरी पत्नी और वो, कहीं कभी मन में कोई इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स भी था, कोई कुंठा थी कि मैं ये सब कुछ कर पाऊंगा? ये एक से एक लंबे चौड़े लहीम शहीम एक्टर्स और हीरोज़ की दुनिया में मैं अब राजपाल यादव जा रहा हूँ, थोड़ा सा किसी की नज़र भी नहीं पड़ रही, उनके सामने मैं खड़ा होके, और कभी छोटा डॉन से लेकर बड़े डॉन तक है, तो कभी मन में कोई कॉम्प्लेक्स? बचपन से कि 1000 का आदमी खड़े होंगे तो 1000 में जहाँ मैं खड़ा हूँगा दुनिया वहाँ से शुरू होगी। मतलब इस तरीके की, इस तरह सोच था। हाँ, इस तरीके की सोच थी, और कभी किसी का नुकसान किए बगैर। अभी अगर जो बोलें वो बात बड़ाई वाली लगेगी, लेकिन डर तो कभी नहीं रहा। और अभी तो डर वाली बात नहीं है, क्योंकि डर आपको लगते हैं जब आप सोचते नहीं है चीज़ों पे। अगर आप इतिहास उठाइए, जहाँ पे आप बोनापार्ट से लेके, मेरे दिमाग में वही नाम आ रहा था, नेपोलियन बोनापार्ट, आज के डेट के, आज जितना मैग्रा का नाम लिया जाता है उतना तेंदुलकर का नाम लिया जाता है। आज सुनील गावस्कर जी, आज वीरेंद्र सहवाग, तेंदुलकर, आज हीरोज तो बहुत सही चुन रखे आपने राजपाल यादव साहब, ये तो मानना पड़ेगा। मतलब इन द सेंस की बड़ी वाली बात नहीं है, लेकिन कन्विंसिंग थ्योरी। इसमें कोई थ्योरी पढ़ाने की जरूरत नहीं है, इसमें कोई अंधविश्वास नहीं है। ये हमारे सामने, आपके सामने हुआ है। तो अगर एक 7 फीट के आदमी की बॉल को एक 5 फीट 3 इंच का आदमी छक्का में बदल सकता है, तो आई थिंक इससे फिर अगर जो भी बोलता है कि कद काठी नहीं है, फलाना नहीं है, ढिमाका नहीं है, ये उसकी मेंटल प्रॉब्लम है। एक्चुअली आपको कद काठी से छोटा बड़ा नहीं होना, आपको 7 फीट आपको हो गए और आप किसी एक आदमी के भी काम नहीं आ पा रहे हो और खुद अपने लिए खाना पूरी नहीं कर पा रहे हो, तो आपको 7 फीट, तो आप तो 2 फीट के भी नहीं हो। आपकी हाइट आपके दिमाग से होती है। आप किस तरीके से अपने जॉब को करते हैं, किस तरीके से अपने जॉब को बहुत अच्छे से करते हैं, और वो आपकी हाइट क्रिएट करता है। आपका जॉब, आपकी पर्सनालिटी, आपकी सोच, आपकी नीड, आपका कॉन्फ्लिक्ट। और आप बताइए, जो इतने, हम तो लड़की तो है नहीं सर, मैं तो नहीं हूँ, तो लेकिन हर किताब में ये पढ़ते थे साहब की टॉल डार्क एंड हैंडसम जना लड़कियों के ख्वाब का हीरो होता है। वो सब आपने बदल दिया और आप सुनते हैं इतनी जबरदस्त आपकी। नहीं, हमने नहीं बदला, लेकिन सुनील गावस्कर, सचिन तेंदुलकर पहले और इन सब ने, पहले लड़कियों को भी क्या होता है, जो एक्सटर्नल चीज़ें होती हैं वो ज़्यादा अच्छे से दिखती हैं, लेकिन आज सब पढ़े लिखे बॉयज़ गर्ल्स सब लोग समझदार हो चुके हैं। सबको मालूम है कि आप अगर आपकी पर्सनालिटी, आपका काम और आप जिस काम कर रहे हैं उसमें कितने माहिर हैं, तो आप 100% जो सबकी हाइट है वही आपकी हाइट है। अगर आप उसमें पीछे हैं और आप इस बात को सोच के बैठे हुए, अरे यार मेरे ये होता तो ये हो जाता, ये होता तो ये हो जाता, ऐसा ना सोच के कि आप ही को ही क्यों इस तरीके के सांचे में ढाला है ऊपर वाले ने। क्योंकि हाइट तो कोई आदमी, ये फिजिकल किसी ने अपने आप नहीं बढ़ाया है, कोई नहीं। अगर कोई कहता है मैंने अपनी 5 फीट हाइट बढ़ा ली या अपनी 10 फीट हाइट बढ़ा ली, वो तो उसमें उसका तो क्या एफर्ट है, वो तो जो कुछ भी है वो उसकी जीन्स का या कुदरत का कमाल है, उसकी बैकग्राउंड का वो है। लेकिन
ये सब कुछ अगर छोड़ दें आप, तो सच में आपकी क्या हाइट है उस पे अगर आप ध्यान देंगे तो शायद जो एक्सटर्नल चीज़ें हैं वो धीरे धीरे इंटरनल में चेंज हो जाएंगी। ये बताएं आपकी इंस्पिरेशन कौन है? जैसे हमने सुना चार्ली चैपलिन आपकी पूजा में स्थान रखते हैं। नहीं, चार्ली चैपलिन साहब का एक्चुअली वो लग रहा है ऐसा, लेकिन फ़ोटो तो है 8-10 साल से टंगा हुआ है। पूरी दुनिया में अगर एक आदमी का चुनाव करना हो तो इसके लिए फिर चार्ली साहब को कि एक ऐसा अभिनेता जिसने ऑडियंस को रिमोट की तरह यूज़ किया, एक ऐसा अभिनेता जो पॉपुलैरिटी के माध्यम में ऐसा कि जो जितना अमेरिका में पॉपुलर, जितना इंग्लैंड में पॉपुलर, जितना जर्मनी में पॉपुलर, उतना ही यूपी में पॉपुलर। ये पॉपुलैरिटी इसको जो आज नहीं है फिर भी वो उतना ही जीवंत है सबके दिमाग में। और जहाँ तक उनकी फिल्मों का सवाल है, चाहे ग्रेट डिक्टेटर ले लीजिए, चाहे मॉडर्न टाइम ले लीजिए, चाहे गोल्ड रश ले लीजिए, जितनी भी फिल्में हैं ऐसा काम की ऑडियंस को बताया है कि मैं यहाँ पे चलना शुरू करूँगा, यहाँ पे सिर्फ मुस्कुराओगे, यहाँ पे सिर्फ हंसोगे, और यहाँ पे ना मुस्कुराओगे ना हंसोगे, सिर्फ रोओगे। आई थिंक ये चार्ली चैपलिन के अलावा ये पहाड़ दूसरा कोई एक्टर नहीं खड़ा कर पाया, इसलिए उनका फ़ोटो उनको मंदिर में स्थान दे दिया। और अपने भारत के एक्टर्स में, और मैं आपको ऐसे नहीं पशु में डालूंगा कि नहीं यार एक ही आदमी बताओ राजपाल साहब, और फिर बिना बात माइंड मशक्कत कोई एक दो लोग जो बहुत पसंद। दिलीप साहब ने अरिस्टोक्रेट से लेके मजदूर तक के रोल किए। दिलीप साहब मानसिकता का जिस तरीके से, अभी हम तो उनके सामने बच्चे चूजे भी नहीं हैं, लेकिन उन्होंने क्या थ्योरी यूज़ की अपने कैरेक्टर्स को करने के लिए, लेकिन हम लोगों को एज ए ऑडियंस जो समझ में आया कि दिलीप साहब ही हमारे कंट्री में एक ऐसे अभिनेता जिन्होंने अपना ओरिजिनल कभी नहीं खोया। चाहे आप मधुमती उठाइए, चाहे गंगा जमुना उठाइए, चाहे आप अभी शक्ति ले लीजिए, चाहे कर्मा लीजिए, कोई भी फिल्म लीजिए, चाहे क्रांति लीजिए, दिलीप साहब ने कैरेक्टर तो अलग हमेशा लगा, लेकिन उनका वो जो व्यक्तित्व है ना, तो हमेशा लगा कि इसमें एक इंडिया का खून है और एक इंडियन ब्लड को रिप्रेजेंट करने वाले वो हमेशा एक कॉमन मैन की तरह अंदर घुसते थे और ऑडियंस उनके अंदर घुसती थी। ये बहुत कम लोगों में होता है। बच्चन साहब परफॉर्म करते हैं तो ऑडियंस उनको एक परफॉर्मर की तरह लेती है। वो हमारे सुपरस्टार ऑफ द मिलेनियम हैं, लाखों करोड़ों लोगों के प्रेरणा स्रोत हैं, हमारे भी हैं। लेकिन अगर बच्चन साहब और दिलीप साहब दोनों में एक का चुनाव करना पड़े तो जो घर दिलीप साहब ने अपनी ओरिजिनलिटी से बनाया है वो बच्चन साहब ने सीखा, और बच्चन साहब के बाद में आने वाली जितनी भी जनरेशन है सब सीख रहे हैं। अमिताभ बच्चन खुद दिलीप कुमार को अपना 100, तभी तो मुझे डर नहीं लगा ये बात कहते हुए कि जितने भी बड़े बड़े एक्टर हैं सब दिलीप साहब की क्लास से निकले हुए एक्टर हैं। बहुत अच्छे है। और हमने इतने एक्टर्स की बात करी, कोई एक्ट्रेसेस की भी बात करी। आपने ऐश्वर्या राय के साथ एक कमर्शियल किया है। जी वो कैसा अनुभव था? बहुत अच्छा, और बहुत अच्छे मार्क्स भी मिले उस ऐड को करने में, क्योंकि पहला ऐसा था कि एक बिग कंपनी का ऐड था और ऐश्वर्या और हम दो लोग थे, तो पता नहीं ये ऐड जो है अच्छे से हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, लेकिन बहुत अच्छा हुआ और बहुत खुश थी वो, और मुझे भी बहुत मज़ा आया, और वो आप सबको भी बहुत अच्छा लगा। हमें इस बात की बहुत खुशी है। और आपकी नज़र में इतनी आपकी फ़ैन फॉलोइंग है लड़कियों में, इतने आपने एक्टर्स की बात की, आपकी नज़र में सबसे ज़्यादा वो एक्ट्रेस की बस जिस पे आपका बड़ा मन आता हो या दिल आता हो कि साहब ये देखिए क्या खूबसूरती की परिकल्पना ऐसी भी हो सकती है? नहीं, इस मामले में तो खैर बहुत सारे जो हैं नायिकाएं हैं हमारे देश में हुई हैं। स्मिता पाटिल, क्या बात है, एक्टिंग के माध्यम से, और माधुरी दीक्षित जो है आज के परिवेश के माध्यम से, आई थिंक इन लोगों ने सारे रिकॉर्ड तोड़े हैं। बहुत अच्छे लोग, मधुबाला जी से लेके, रेखा जी से लेके, हेमा मालिनी जी से लेके, सारे लोगों ने अपने, श्रीदेवी, सब लोगों ने, और आज की एक्ट्रेस हैं जो सबने अपने हिसाब से झंडे गाड़े हैं। लेकिन स्मिता पाटिल जी और माधुरी दीक्षित ने ऐसे झंडे गाड़े हैं कि आने वाले 100 सालों के बाद भी इन लोगों के वर्क को कभी भूला नहीं जाएगा, क्योंकि हिंदी सिनेमा का इतिहास उठाया जाएगा। हिंदी सिनेमा का इतिहास उठाएंगे तो ये परफॉर्मेंस जितनी पुरानी अच्छी थी, उतने ही 100 साल बाद भी उतनी अच्छी निकलेंगी।
अच्छा ये बताइए, आपके जैसे हमने राम गोपाल वर्मा साहब की बात करी, लेकिन दो और भी बड़े जाने पहचाने नाम है भारतीय फिल्म जगत से जुड़े हुए, डेविड धवन और प्रियदर्शन, उनके भी आप बड़े चहते एक्टर हैं, या उनके साथ भी आपने काफ़ी फिल्मों में काम किया है, तो वो एक्सपीरियंस कैसा रहा? नहीं, बहुत अच्छा, क्योंकि देखिए मैं हर डायरेक्टर के सामने एक स्टूडेंट की तरह काम करता हूँ। तो जो केमिस्ट्री डेविड जी के साथ बनी है, प्रियन जी के साथ बनी है, और पूरी इंडस्ट्री के साथ जिस बैनर में एक साथ काम किया, तो उसके साथ हमेशा, अगर मेरे पास में डेट नहीं है तभी मजबूरी से नहीं कर पाया, नहीं तो हमेशा दोबारा तिबारा, और ये इससे और भी ज़्यादा अच्छी एनर्जी मिली, अंदर उत्साह मिला कि सब एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा। अब इनके साथ में एक फैमिली की तरह ऐसी केमिस्ट्री बैठी है, ऐसी ट्यूनिंग बैठी है कि कठिन से कठिन रोल और लाइट से लाइट रोल आसानी से किया जा सकता है। ये डेविड धवन की पिक्चरों में जो इतनी ज़बरदस्त एक कॉमेडी का टाइमिंग होता है, वो कहाँ से आता है? मतलब वो क्या सब सेट पे सब मिलके डिस्कस करते हैं, या क्या उन्हीं के दिमाग की उपज रहती है, या मतलब वो कैसे होता है? क्योंकि मैं हमेशा देखता हूँ, मुझे पर्सनली, लोग अपनी अपनी ओपिनियन रख सकते हैं, मुझे डेविड धवन की फिल्मों में बहुत मज़ा आता है। लोग कहते हैं जी बेवकूफ़ी है, ये है वो है, लेकिन मुझे अक्लमंदी के लिए और भी कई ऑप्शंस हैं फिल्मों के सिवा। डेविड जी देखिए हमेशा लॉजिक में ज़्यादा बिलीव ही नहीं करते, एंटरटेन बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं उनको। नहीं, और एंटरटेन का मतलब मेरे लिए सीरियस एंटरटेनमेंट भी है, और जो नेगेटिव रोल को लेकर फिल्में बनी वो भी एंटरटेनमेंट है, और कॉमिक एंटरटेनमेंट है। तो डेविड जी कॉमिक एंटरटेनमेंट में बिलीव करते हैं। ये बताइए, कोई ऐसा रोल जो आप बहुत करना चाहते थे और नहीं कर पाए? हाँ, हैमलेट करना चाहता था, हैमलेट नहीं कर पाया, क्योंकि हैमलेट की तैयारी शुरू की थी, लेकिन हैमलेट किन्हीं कारणों बस नहीं हो पाया। तो वो सच में एक दुख रहा, क्योंकि जब आप वेस्टर्न ड्रामा या इंडियन ड्रामा या किसी भी उसमें जाते हैं, तो HOLM का बहुत बड़ा पीरियड माना जाता है, जिसमें जिस समय हैमलेट, मैकबेथ और ओथेलो और लियर लिखे गए थे। तो ये एक त्यागी का कैरेक्टर है ना, जो ओमकारा अगर आपने देखी हो तो ये ओथेलो के ऊपर बनी, तो ये कैरेक्टर उसमें यागो है। तो वो करना चाह रहा था, और वो भी नहीं, और हैमलेट की बहुत लगभग तैयारी पहुंच ही गया था, लेकिन फिर भी नहीं हो पाया। मैंने विशाल से बोला कि आपने मैकबेथ बनाई, आपने ओथेलो बनाई, और इंडियन पृष्ठभूमि में आप हो सकता है शेक्सपियर जी के और भी नाटक उठाएं, लेकिन कभी भी हैमलेट बनाएं। तो मैंने कहा मैं ऑडिशन देने वाला पहला आदमी होऊंगा। क्या बात है, मतलब आपने अपना दावा ठोक दिया है। और कोई ऐसा रोल जो बिल्कुल उस समय शायद नहीं करना चाहते थे, लेकिन कर लिया और बाद में बहुत पछताया कि क्यों किया, मुझे मेरी इंस्टिंक्ट पे जाना चाहिए था कि ये नहीं करना चाहिए था? ऐसा भी तो कई बार होता होगा। हुआ, लेडीज टेलर एक फिल्म आई थी। हाँ, मैंने देखी, मैंने उसके प्रोमोज देखे, मैंने फिल्म तो नहीं देखी। वो हालांकि सब्जेक्ट तो बहुत अच्छा था वो, लेकिन उसका मेकिंग और उसका मोटिवेशन बहुत गलत हो गया, तो इसलिए वो फिल्म को देखने के बाद बहुत निराशा हुई। अच्छा, आपकी शादी जो हुई है वो एक इंडियन कैनेडियन लड़की से हुई है, राधा जी। कैसे आपकी मुलाकात हुई उनसे? अब ये एक फिल्म थी द हीरो, उसकी शूटिंग के लिए कनाडा गया था, तो 2 महीने वहाँ कनाडा में था। तो द हीरो का तो पता नहीं क्या हुआ, हीरोइन ज़रूर मिल गई, लेकिन मैं अपनी रियल लाइफ में किसी का हीरो बन गया। तो उसी समय मुलाकात हुई थी राधा से वहाँ कैलगरी में। फिर हम लोग ऐसे विचार मिल गए, दोनों को ऐसा लगा कि शादी कर लेनी चाहिए, तो शादी हो गई आप सबकी दुआ से। क्या बात है साहब, बहुत मुबारक हो, चाहे बिलेटेड ही सही। हाँ। ये बताएं राजपाल यादव जी कि एक अभी हाल में सर्वे हुआ था, हाल में या थोड़े दिन पहले, लड़कियों को जो उस मैगजीन ने पूछा तो उनकी जो 10 टॉप की लिस्ट थी सेलिब्रिटीज़ की, हाँ। किसके साथ डेट पे जाना चाहेंगी, तो उसमें राजपाल यादव का नाम था जी। तो दुबई में, हाँ दुबई में हुआ था ऐसा। तो राधा जी को कैसा लगता है कि मेरे कृष्ण की इतनी गोपियाँ में, क्या मतलब इज शी वेरी कंफर्टेबल विद ऑल दिस? नहीं, सब बहुत, अभी सबको कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये फील्ड ऐसा है जिसमें हम हमेशा मैन वुमेन के ही बीच में रहते हैं। और वो डेटिंग का भी मतलब ये नहीं होता है कि आपके साथ लड़कियां किस मोटिवेशन जा रही हैं, लेकिन अगर आपको भी कंसीडर कर रहे हैं तो आई थिंक सबका ये बड़प्पन है, सबका प्यार है कि वो लोग इस तरीके से भी ले सकते हैं कि राजपाल के साथ भी बैठ के 15 मिनट बिताए जा सकते हैं।
तो बड़ी सौभाग्य की बात है और इसको इससे ज़्यादा कुछ नहीं लेता हूँ कि, और ना ही मैं चाहता हूँ इसी तरीके जो प्यार है वो हमेशा बना रहे और मैं जिस काम के लिए सब मुझे प्यार करते हैं वो काम और भी अच्छे से करूँ। अच्छा, और ये जो आजकल सब जो बॉडी बनाने में लगे रहते हैं और इस तरह से कि आप भी इसमें दिलचस्पी रखते हैं, एक्सरसाइज और वर्कआउट बॉडी में बहुत, क्योंकि आपकी लंबाई के हिसाब से आपकी चौड़ाई होनी चाहिए, तब आप अच्छे दिखेंगे। बॉडी आपकी फिटनेस के लिए तो होती है, आपको सुकून देती है, आपको बहुत संतुष्टि, आप फिजिकली फिट हैं। और हर आदमी को अपने लिए बॉडी पे 24 घंटे में 23 घंटे आप अपने काम और सोने के लिए निकालिए, लेकिन 1 घंटा अपनी बॉडी के लिए ज़रूर निकालिए, तो आप को बहुत अंदर से मेंटली सेटिस्फेक्शन भी मिलता है। और बहुत बॉडी प्रेमी आदमी हूँ मैं, तो लगभग 58 केजी वज़न है और 60 होना चाहिए हमारी हाइट के हिसाब से, और जो हाथ पैरों का जो साइज़ है वो बॉडी के हिसाब से बिल्कुल करेक्ट है। बहुत सही मेंटेन किया हुआ है आपने सच में, और बड़ा ध्यान भी रख रहे हैं कितनी क्या कैलकुलेशन, मैथमेटिक्स। बताइए किस चीज़ से डर लगता है? कुत्ते से बहुत डर लगता है। कुत्ते से? हाँ, और हाइट से डर, थोड़ा डर लगता है। हाइट से डर नहीं लगता था पहले, मैं 1-2 मंजिल से तो ऐसे ही नीचे गद्दे वद्दे रखो तो ऐसे विदाउट सेफ्टी कूद जाता था हैं? लेकिन एक बार प्रॉब्लम हो गई, हम लोग ऑरलैंडो में थे और वो राइड्स कर रहे थे हम लोग, तो रोलर कोस्टर वगैरह वो तो सब ठीक थे, लेकिन ड्रॉप ऑफ डूम का उसकी हाइट बहुत ज़्यादा थी, तो उसने अचानक जो शॉक दिया उसकी वजह से मुझे हल्की सी हाइट की प्रॉब्लम है, लेकिन मैं उस पर वर्क कर रहा हूँ, दूर हो जाएगी। मुझे तो ये सब प्रॉब्लम्स हैं। मुझे तो इतना, मैं तो हर चीज़ से, हाइट से डरता हूँ, हवाई जहाज से डरता हूँ, मतलब बहुत सारी चीज़ों से डर लगता है, उसमें कोई ऐसी बात है। कुत्तों से बचपन से डरता हूँ, तो बचपन में क्योंकि कुत्ता अगर आपको काट जाए या कहीं पीछे 1-2 बार भी एक्सपीरियंस हो जाए, वो पीछे जो भागते हैं साइकिल या मोटरसाइकिल के, तो वो उसको जिंदगी भर दहशत नहीं निकलती साहब उसकी। नहीं, अभी कुत्ता पालने वाले लोग नाराज ना हो जाए इसलिए मैं कुछ बोलना नहीं चाहता। हम उनके कुत्तों की बात थोड़ी कर रहे हैं। ये मेरे साथ भी बचपन में घटना हो गई कि कुछ किलर कुत्ते मिल गए थे मुझे और मैं अकेला ही था और काफ़ी छोटे पे, तो हाँ, तो 1-2 लोग आ गए, नहीं तो वो मुझे मार डालते। तब से मेरे दिमाग में डर बैठा कुत्तों, लेकिन तो मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ कुत्तों के साथ में। आगे बढ़े राजपाल यादव, प्लीज़ अपनी पसंद का एक और गाना बताएं। ये गाना बहुत अच्छा लगता है और अगर इसको सिम्बॉलिकली अगर आप देखिए तो जो हमारी देश रूपी एक चुनरी है उसमें दाग लगा दिया है, बहुत सारे एलिमेंट उसमें, तो लागा चुनरी में दाग। ये बहुत ही खूबसूरत गाना है, और आपने जो इसके पहले मुहावरे का जैसे उपयोग किया उससे लगता है कि आप काफ़ी सोशली भी कॉन्शियस, सजग और कई तरह की भूमिकाएं शायद करना चाहते हैं आने वाले वर्षों में। सोसाइटी से कैरेक्टर मिलते हैं जीने के लिए, और सोसाइटी से ही मैसेज मिलता है कैरेक्टर थ्रू। सोसाइटी में रह के मैं सोसाइटी के कैरेक्टर से प्ले करना चाहता हूँ। अपने कैरेक्टर को बच्चे से लेकर बूढ़ा सब एक दूसरे देख के एक साथ बैठ के एंजॉय करें, वो कैरेक्टर करना चाहता हूँ हमेशा। उसमें कितने भी एक्सपेरिमेंट हो वो मैटर नहीं करता, लेकिन जो आँखों को सबकी अच्छा लगे वो कैरेक्टर मिले। तो इन चीज़ों में सोसाइटी की बहुत साथ रहता हूँ। तो क्या क्या सोसाइटी में प्रॉब्लम चल रही हैं और किस तरीके से प्रॉब्लम्स के सल्यूशन आ रहे हैं वो, और क्या डिसबैलेंस हो रहा है, उन सब की जानकारी रखनी ही पड़ेगी। और वो कैरेक्टर भी प्ले करना चाहते हैं क्या जो शायद आपको फिर से एक पुराने शौक है जो आपने एक्सपेरिमेंट किया था पॉलिटिक्स का, वहाँ ले जाए वापस? रियल लाइफ में नेवर, कभी नहीं। अभी हम लोग बोलते हैं कि हम यहाँ बैठे हैं और परसों हम यहीं बैठेंगे, लेकिन पता लगा काम आप यही कर रहे हैं लेकिन आप कहीं दूसरी जगह बैठे हैं जो आपके बस में नहीं है। जो अपने बस में नहीं है उसके लिए तो कि आगे 10 साल बाद, 20 साल बाद, 5 साल बाद कहाँ जाऊँगा, क्या होगा, कैसा क्या होगा, वो तो कुछ पता नहीं है। लेकिन वर्तमान सोच में कह सकता हूँ कि अपनी ज़िंदगी में कभी भी एक्टिंग को छोड़ के नहीं जाना चाहता। चलिए, तो ये तय हो गया कि आगे क्या होगा ये तय नहीं है, लेकिन ये तय है कि मैं करूंगा सिर्फ एक्टिंग ही। हाँ। तो आज के 10 साल बाद राजपाल यादव, हमें मालूम है, नहीं मालूम किसी को कौन क्या होगा 10 साल बाद, लेकिन अगर अपनी चाहें, अपनी एक विश लिस्ट दिमाग में खींचे, अपनी परिकल्पना कि हाँ ऐसा हो, तो वो कैसा होगा? आज से 10 साल बाद में अब कैसा होगा ये तो अपने बस में नहीं है। सही बात है, लेकिन जो अपना डिज़ाइन है वो अभी का जो है इससे भी अच्छा डिज़ाइनिंग है कि अभी एज नहीं है 10 साल बाद की एज को प्ले करने की। जो सबसे प्यारी 40 से 50 के बीच की जो एज होती है ना, वो उसमें आपने अपने परिवार का
भी सुख ले लिया होता है, और उसमें आपको आपके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी होती हैं, और आगे और जो चल रहा है उसके लिए भी सोल्यूशन होता है, और जो आगे ना हो उसके लिए भी आपके पास अथॉरिटी होती है। और उस समय के जो कैरेक्टर हैं वो माइंड ब्लोइंग कैरेक्टर होते हैं, क्योंकि अभी बॉलीवुड में भी अब 40 साल से के आगे चाचा मामा नहीं बनते हैं, उनको लेके भी फिल्में अब बनने लगी हैं। क्योंकि ये पहले था कि 40 साल के बाद में कितना भी अच्छा एक्टर वो चाचा मामा में बदल जाता था। अब तो 40 साल के बाद लोग एब्स बनाना शुरू करते हैं। 40 साल के बाद में एक्चुअली आप जवान होते हैं, वो है सही। वो दशक, उस दशक का मैं भी बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे दिमाग में बहुत सारी कैरेक्टर्स हैं जिनको करना है, और बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको अभी बोलूँगा तो लगेगा कि ये जल्दी बोलने जैसी चीज़ है, लेकिन उस समय के लिए प्रॉपर प्लानिंग कर रहा हूँ कि जब। तो राजपाल यादव साहब, 10 साल बाद के आपके डिज़ाइन के लिए, आपके शब्दों में, और 20 साल बाद के डिज़ाइन के लिए भी हमारी तरफ से बेस्ट विशेज़, हमारे सुनने वालों की तरफ से बेस्ट विशेज़। और आप आए, तो ये कहूँगा कि इतनी अच्छी आपने हमसे बात करी, हमारे पूरे देश के लिए जिनकी जो प्लानिंग है, जिनका जो विज़न है, हमसे पहले सबका पूरा हो। क्या बात है राजपाल जी, इसीलिए आपका ज़रूर पूरा होगा, क्योंकि आप अच्छा सोचते हैं दूसरों के लिए। थैंक यू वेरी मच, आप हमारे स्टूडियो आए, इतने दिल खोल के हमसे बात करी, इतना वक्त दिया। वी आर सो ऑब्लाइज्ड। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, बहुत मज़ा आया। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको हमारा ये इंटरव्यू राजपाल यादव के साथ जो लिया था मैंने, अच्छा लगा होगा। अगर आपकी कोई कमेंट है, टिप्पणी है, तो ज़रूर हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिए, और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। विल बी वेरी ऑब्लाइज्ड। Thank you very much for watching. Namaskar.